नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ममता बनर्जी पिछले 2-3 दिन में कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर नहीं आ रही हैं। अब तो वो ये दादागिरी दिखा रही हैं कि ये जो इंडी गठबंधन है, जो पहले छितराया हुआ है, ये जून के पहले हफ्ते में आगे की रणनीति तैयार करने के लिए एक बैठक बुला ले। देखिए, इंडी अलायंस में अब बचा कौन है, पहले तो ममता बनर्जी को ये बताना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इंडी अलायंस किस चीज के लिए बना था? 2024 के इलेक्शन के लिए बना था। तो इलेक्शन खत्म, इंडी अलायंस खत्म। उसके बाद कोई काम देखा क्या हमने और आपने इंडी अलायंस का, या ममता बनर्जी ने देखा हो, या कोई मीटिंग हो फुल फ्लैश जो बुलाई गई हो? यानी जून 2024 के बाद अब जून 2026 आने वाला है। तो 2 साल में कोई इंडी अलायंस की बैठक हुई है क्या? या कोई संजीदा है क्या? मतलब राहुल गांधी संजीदा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इसके अघोषित और घोषित संयोजक हैं वो गंभीर हों इंडी अलायंस को लेकर के, या उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला या अरविंद केजरीवाल या दूसरे घटक दल, या अपने ये हेमंत सोरेन, कोई तो गंभीर दिखाई दिया हो। किसी ने तो मांग की हो कि भाई इंडी अलायंस की मीटिंग बुला लो। मुझे तो कोई गंभीर दिखाई दे नहीं रहा। अब मुझे लगता है कि चूंकि बंगाल से खाली हो गई हैं ममता बनर्जी, तो उनको लगता है कि अब यहाँ की तो राजनीति खत्म हो रही है उनकी। वो बिल्कुल एकदम किनारे कर दी है बंगाल की जनता ने। अब थोड़ा सा अपनी रिलीवेंस बनाए रखने के लिए, प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, चलो एक ये भी काम करके देख लें कि इंडी अलायंस को पुनर्जीवित करके देख लें। पर इंडी अलायंस में बचा क्या है? उद्धव ठाकरे के पल्ले में कुछ है क्या? शरद पवार को कोई पूछ रहा है क्या? अरविंद केजरीवाल अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी फरवरी 2027 में पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें सरवाइव करने के लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं। रोजाना अब उनका एक नया बयान आ रहा है, रोजाना कोई ना कोई एक वीडियो जारी करते हैं। कभी प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना, कभी जैन जी का आह्वान करना, कभी कुछ कभी कुछ। अखिलेश यादव की अपनी चिंताएं हैं, उनकी वैसे ही हवा खुश्क हुई पड़ी है। भाई आप देखिए ना कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एक झटका लगने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने 11 विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें से 7 स्टेट जीत लिए हैं। पहले 6 थे, अब 7वां स्टेट बंगाल और जुड़ गया उनके साथ में। कांग्रेस ने कोई स्टेट जीता है क्या इंडिपेंडेंटली, जैसे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? केरल में भी कांग्रेस की इंडिविजुअल सीटें देख लीजिए कितनी आई हैं। टोटल जो सीटें हैं केरल में, उसकी आधी भी नहीं है। तो ये तो हालत। अच्छा, पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने बताया था, जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें, पश्चिम बंगाल में केवल 2 सीटें, बिहार में केवल 6 सीटें, झारखंड में 16 सीटें, महाराष्ट्र में 13 सीटें। मजाक बना दिया है इस आदमी ने पार्टी का। और कोई सीरियसली लेने को तैयार है क्या वाकई कांग्रेस को? किसी भी राज्य के चुनाव में कभी सीरियसली लिया हो? और अभी तो चलो सत्ता में बनी हुई थी ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री थी तो अकड़ फूं दिखा रही थी। जब से पैदल हुई हैं उसके बाद मुझे बता दीजिए कि किसी का बयान आया हो ममता बनर्जी के लिए? एक वो शॉल ओढ़ाने के लिए जरूर कलकत्ता गए थे अखिलेश यादव कि जी आप हारी नहीं हैं, आप जीती हैं, ये कहकर के शॉल ओढ़ा रहे थे। और वो आश्चर्यचकित थी कि ये आदमी, मतलब मैं इतनी बुरी तरह हारी हूं, मैं अपना जख्म सहला रही हूं, और ये मरहम लगाने के बजाय
उनको कुरेदने के लिए आ गया। तो और किसी का कोई बयान आया? ममता बनर्जी को किसी ने फोन किया? क्योंकि जब ये किसी के दुख में शामिल नहीं हुई, किसी की हार पर जब इन्होंने अपनी तरफ से कभी फोन नहीं किया, हमदर्दी के दो बोल नहीं बोले, और लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी अंजू जी, कांग्रेस या वामपंथियों को घास डाला ममता बनर्जी ने। लोकसभा चुनाव में क्या कहा था कांग्रेस वालों से जब उन्होंने कांटेक्ट किया कि एक तो बहरामपुर वाली सीट जो 2019 में जीती थी, एक मालदा वाली, 42 में से ये 2 सीटें आपको लेनी हो, गठबंधन करना हो तो इन पर लड़ लो, बाकी सीटों की तरफ मत देखना। और बहरामपुर में भी यूसुफ पठान को गुजरात से बुला करके और अधीर रंजन चौधरी को हरवा दिया। वामपंथियों के बारे में उन्होंने कहा कि इनको तो मैं चिमटे से भी छूंगी नहीं, क्योंकि वामपंथियों से तो उनका 36 का आंकड़ा है। और तब से है जब राइटर्स बिल्डिंग में ममता बनर्जी को बालों से घसीटा गया था पकड़ करके और सचिवालय से बाहर फेंक दिया गया था, तो उसके बाद से वो वामपंथियों के साथ तो कोई गठबंधन या चुनाव लड़ने, मिलकर के चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन हारने के बाद उनके बयान पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, मैं वामपंथियों से भी हाथ मिलाने को तैयार, मैं अति वामपंथियों मतलब माओवादी और जो नक्सलवादी हैं उनसे भी हाथ मिलाने को तैयार हूं। सर, ये जो बदलाव 2-4 दिन में आप देख रहे हैं ममता बनर्जी में, ये मार्को रूबियो जब कलकत्ता में लैंड किया, उन नन्स से मिला जो नन्स 2 दिन पहले ममता बनर्जी से मुलाकात करती हैं। उसके बाद से ममता बनर्जी में एक अजीबोगरीब जोश नहीं देखने को मिल रहा है। अब तो वीडियो बना बनाकर अपने बयान दे रही हैं और फिर ये इंडी गठबंधन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं सर। और फिर ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि अब तो मैं उस दिन का इंतजार करूं जिस दिन दिल्ली की सत्ता गिरेगी, मैं देखना चाहती हूँ संविधान में ताकत है या बंदूक में ताकत है। ये किस तरह की बयानबाजी है? आप कैसे आंकते हैं इसको? क्या इसका कनेक्शन कहीं कहीं किसी बाहर के किसी टूलकिट से है? देखिए, ये बात तो लगातार पब्लिक डोमेन में रही है कि जो जॉर्ज सोरोस है, जो डीप स्टेट है और CIA भी, ये सब मिलजुल करके भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें करते रहते हैं, साजिशें रचते रहते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी। और एक ये तो बिल्कुल तथ्यात्मक खबर है कि ये एक वहाँ पर डिस्टर्ब करके पूरे इलाके को और एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने के बारे में काफी समय से सोच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। तो इसके लिए इनकी फंडिंग वगैरह भी आती रहती है। वरना क्या वजह है कि अमेरिका का विदेश मंत्री का जहाज कलकत्ता में लैंड करता है, ना कि दिल्ली में, और कलकत्ता में लैंड करने के बाद वो मदर टेरेसा हाउस जाते हैं, वो चैरिटी के नाम पर मिशनरीज के नन्स के साथ मुलाकात करते हैं, और उनके वहां से निकलने के बाद अगले ही दिन 2 नन्स जाकर के ममता बनर्जी से मिलती है। तो क्या मैसेज दिया गया है ममता बनर्जी को? क्योंकि डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते थे मार्को रूबियो या उनका कोई चेला चपाटा या सर्जियो गोर दिल्ली से जाकर के तो मिल नहीं सकते थे, उसका बड़ा रॉन्ग मैसेज चला जाता। एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैसेज भेजते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और दूसरी तरफ आप कलकत्ता में अपने विदेश मंत्री को लैंड कराते हैं और वो मिशनरीज के पास जाते हैं और फिर वो मुलाकात करती हैं ममता बनर्जी से। तो क्या मैसेज ममता को भिजवाया गया है? और उसके बाद अगर ममता बनर्जी की तेजी देखी जा रही है और वो इंडी अलायंस को फिर से झाड़ पोंछ करके इकट्ठा करना चाहती हैं, तो इसका मतलब क्या है? कहीं से मैसेज मिल रहा है और आप में फिर से ताकत भरने की एक कोशिश हो रही है कि आप हिम्मत ना हारिए और हम सब आपके पीछे खड़े हैं, तन करके खड़े हो जाइए। जब से पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगती हुई सीमा को
फेंसिंग करने, बाड़बंदी पूरी करने की संकल्पना गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। और जितना कम समय में शुवेंदु अधिकारी सरकार ने जितनी भी जमीन चाहिए थी बाड़बंदी के लिए, वो जमीन बीएसएफ को, केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दी है, तब से ये सारी ताकतें आप देख रही हैं सरहद पर क्या हो रहा है। सिलीगुड़ी और तमाम उससे लगते हुए इलाके में उधर से पत्थरबाजी हो रही है बीएसएफ के जवानों पर जो बाड़बंदी कर रहे हैं उनके ऊपर। आज तो AK-47 तान देनी पड़ी हमारे सुरक्षा बलों को कि पीछे हट जाइए नहीं तो बिछा दिए जाओगे। और उनके समझ में आ गया, जो इनके बांग्लादेशी सुरक्षा कर्मी है, कि ये मामला बिगड़ भी सकता है, तो फिर भीड़ को वहां से हटाया गया। तो ये एक थ्रेट है देश के लिए, अंदरूनी तौर पर भी बाहरी तौर पर भी। बांग्लादेश की तरफ से तो है ही, वहां तो लोगों के पेट में दर्द हो ही रहा है, पर जो एक बहुत बड़ी साजिश थी कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पूर्वी दिशा से किया जाए। आसिम मुनीर ने भी तो यही कहा था कि इस बार हम हमला पूर्वी दिशा से करेंगे, तो वो तो सब हवा निकल गई सबकी, क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस चाइना को कहकर के आए थे बीजिंग में कि हम आपका एयरफील्ड बनवा देंगे 7 सिस्टर्स के पास, तो वो मोहम्मद यूनुस भी दफा हो चुके वहां से। और जो बाकी की साजिशें हो सकती थी, मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार पहले भी जानकारी दी थी कि बहुत सारे ताबूत बांग्लादेश की भूमि से रवाना हुए हैं पश्चिमी देशों को, क्योंकि बहुत सारे स्पाई जो हैं वो वहां पर अड्डा जमा करके बैठे हुए थे, भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। तो मारे गए हैं वो, अब कौन मार रहा है मुझे पता नहीं। पाकिस्तान में भी एक अननोन गनमैन जो है वो लगा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है, और अब उसने वही रास्ता जो है वो बांग्लादेश की भूमि में भी अपनाना शुरू कर दिया है कि जो जो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं वो जिंदा बच करके नहीं जा रहे हैं। तो अब पता नहीं इनकी समझ में कब आएंगी ये चीजें कि ये बदला हुआ भारत है, ये चीजें को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर साजिशें रची जाएंगी तो खत्म करेगा उन तत्वों को सबको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। पिछले दिनों 17 या 18 CIA के एजेंट हैं जो बांग्लादेश में मारे गए हैं, और अननोन गनमैन ही ये काम कर रहे हैं, और भगवान जाने कौन है, लेकिन भारत विरोधियों की शामत आई हुई है। सर, जो भाषा ममता बनर्जी बोल रही थी कि वो देखना चाहते हैं कि जब दिल्ली की गद्दी से या दिल्ली की सत्ता गिरेगी, ऐसी भाषा तो राहुल गांधी भी बोल रहे थे अभी 2 दिन पहले। वो भी तो ये कह रहे थे अगले साल मोदी सरकार गिर जाएगी। सर, एक ही चुटकुला वो कितनी बार सुनाएंगे हम सबको? देखिए, राहुल गांधी जानते हैं, राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो भी जानते हैं, अब तो ममता बनर्जी भी जान गई है कि देश की जनता किसके साथ। तो राज्य दर राज्य राहुल गांधी और उनकी पार्टी ठुकराई गई है बुरी तरह। इतना रिजेक्टेड कोई दूसरा नेता है क्या इस देश में जितना राहुल गांधी ठुकराया गया है? इतना कोई दूसरा नेता तो आज तक नहीं ठुकराया गया। लेकिन वो कहां से इतनी बेशर्मी लेकर के आते हैं समझ में नहीं आता। हर राज्य में हार के बाद कहते हैं कि इस बार वोटों को लूट लिया गया है, इस बार ईवीएम का खेल हुआ है, इस बार तो मतदाता सूची में चोरी की गई है, इस बार तो मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का नेक्सस काम कर गया है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि मतदाता हमें ठुकरा रहे हैं, लेकिन एक नायाब बहाना हर बार। लेकिन अब पब्लिक भी जान चुकी है। जैसे चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने, जो ममता बनर्जी की चाल हुआ करती थी ना कि कभी पैर पर प्लास्टर चढ़वा करके और व्हील चेयर पर घूमती रहती थी पूरे चुनाव, कभी माथे पर एक पट्टी बांध करके घूमती रहती थी, कभी कहती थी कि गाड़ी में जब वो बैठ रही थी तो उन पर अटैक हो गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो अमित शाह ने कहा था कि ये झूठ बोल करके चुनाव लड़ती है और जीतने की कोशिश करती है,
कभी पैर पर प्लास्टर, कभी माथे पर पट्टी। तो ममता बनर्जी ने सोचा कि फिर मैं ऐसा कोई प्रपंच रचूंगी तो पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि अमित शाह पहले ही पेशबंदी कर चुके ये बयान दे करके। तो वो तो कर नहीं पाई इस बार। मतलब जितने आप काठ की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं है कि आपने एक बार टांग पर प्लास्टर चढ़वाया, घूमती रही चुनाव पूरे, और जैसे ही परिणाम आया उसी दिन आप वो प्लास्टर भी गायब और आप सीधे खड़ी होकर के चलने लगी। तो ये ड्रामे जो हैं पब्लिक के बीच में ज्यादा चलते नहीं है। तो राहुल गांधी ने भी जो बयान दिया कि आर्थिक विनाश होने वाला है, आर्थिक सुनामी आने वाली है और लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं और ये सरकार गिर जाने वाली है 1 साल के भीतर, इतना असंतोष होगा लोगों के बीच में। तो ये शेख चिल्ली वाले सपने देखने में हर्ज क्या है अंजू जी? रोज सपना देखते हैं, रोज इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो सपना इनका टूट रहा है, पिछले कितने सालों से टूट रहा है। 2014 में ही इनकी मम्मी ने सपना देखा था कि मनमोहन सिंह हटेंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इस खानदान के चौथे चश्मो चिराग प्रधानमंत्री बनेंगे, नेहरू, इंदिरा, राजीव और फिर उनका पुत्र। लेकिन ये इतना लंबा खींचने वाला है और मुझे लगता है कि इस जिंदगी में तो ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए ये ख्वाब देखने में और उन शुभचिंतकों को भी एक वहम में, भ्रम में रखने में क्या जा रहा है, जो इनको खुराक देते हैं, वित्त पोषण करते हैं। वो देश के बाहर भी हो सकते हैं, वो देश के भीतर की भी ताकतें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब असली लड़ाई शुरू हुई है मुस्लिम वोटों को लेकर के। ये जो फलता वाला चुनाव हुआ है ना 21 मई को और 24 मई को जो नतीजा आया है, इसके परिणाम ध्यान से देखिए। भारतीय जनता पार्टी को 1,49,000 वोट मिले हैं, सीपीआई-एम को 40,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, रज्जाक को 10,000 के आसपास वोट मिले हैं और टीएमसी को जमानत जब्त हो गई उसकी, जहांगीर खान की, जो भाग गया था 36 घंटे पहले, उसको 7,000 कुछ वोट मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम वोट है वो अधिकांश संख्या में मिले हैं सीपीआई-एम को, उनका कुछ हिस्सा मिला है कांग्रेस पार्टी को और ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट छिटक गया है। तो अब लड़ाई है मुस्लिम वोटों के लिए। देखिए, राहुल गांधी और उनके सलाहकार ये तो अब जान चुके हैं कि हिंदू और जो कांग्रेस के प्रति थोड़ा एक नरम रुख अपनाने वाले सनातनी थे, वो अब करीब करीब छिटक रहे हैं, दूर जा रहे हैं। उनको लगता है कि जो मुस्लिम वोट अभी बंधे हुए हैं कांग्रेस के साथ में, उनको किसी तरीके से मजबूती के साथ अपने साथ बांधे रखा जाए। इसलिए ये बयान दिया गया है कि अगले 1 साल में मोदी की सरकार गिर जाएगी। मतलब उनको ढाढ़स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 1 साल का पीरियड इसलिए रखा है कि इस 1 साल की अवधि में भाई उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हो जाएंगे, यहाँ भी काफी मुस्लिम हैं। पंजाब में मलेर कोटला से लेकर के फिरोजपुर और कई जगहों पर अभी भी मुस्लिम हैं। बाकी थोड़े से उत्तराखंड में भी अब आकर के बस गए हैं। तो ये कुल मिलाकर के राजनीति है मुस्लिम वोटों की। और अपने जिनका मनोबल टूट गया है बहुत बुरी तरीके से, अपने कार्यकर्ताओं को भी ढाढ़स बंधाए रखने के लिए, और जो इनके मददगार देश के भीतर भी और देश के बाहर भी हैं, शायद उनको भी एक आश्वस्ति देने के लिए, भ्रम में रखने के लिए। सर, लेकिन अभी जैसे राहुल गांधी ने वो जो क्या तिलचट्टा पार्टी है, वो जो कॉकरोच पार्टी है, उसके तरफदारी तो राहुल गांधी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी एक तरह से उसको अपना समर्थन दे दिया है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब तो जेनजी जो है वो बीजेपी का अहंकार कुछ लेगा। सर, ये कितने दिनों से वो वोट चोरी के मामले में भी कहते थे ना कि जब उनसे कहा गया था सबूत है आपके पास वोट चोरी के तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो उन्होंने कहा था मेरा काम तो ये है कि मैं सबूत सामने रखूंगा, बाकी का काम जेनजी करेंगे। सर, नेपाल और बांग्लादेश में जेनजी ने क्या किया, ये उसी तरह से फिर से भड़काऊ बातें कर रहे हैं।
तो सर इसको कैसे देखा जाए, ये फ्रस्ट्रेशन है या क्या है? जब ये बिहार के चुनाव हो रहे थे तो दो छात्राएं थी जिनके इंटरव्यू एक रिपोर्टर ले रहा था, और उस रिपोर्टर ने पूछा उन छात्राओं से कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बने तो उनमें से एक लड़की ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया। उसने कहा कि छी छी, क्या नाम ले रहे हैं आप, तेजस्वी यादव। तो दूसरी लड़की जो है वो हंसने लगी। उसने दूसरी लड़की से पूछा, उसने कहा कि ये तो योगी की भक्त है और मैं मोदी जी की भक्त हूं। तो वो जो जैन जी है, जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं, एक तो बिहार में पता लग गया था, नंबर 2 अभी बंगाल में चुनाव होकर निपटा है, भारतीय जनता पार्टी को 208 सीटें मिली हैं और 80 टीएमसी को मिली हैं। कांग्रेस को कितनी मिली हैं? 2 सीटें। ठीक है, तो जैन जी किसके साथ है? वो जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी वोट डालने वालों की, उनमें यही जैन जी भी पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। जब रोड शो होते थे प्रधानमंत्री के, सड़क के दोनों ओर जो भीड़ आती थी, उनमें आप देखिए युवतियों के चेहरे की आंखों की चमक क्या कहती थी। और जो मतलब कम उम्र की स्त्रियां भी हैं, वो किस तरीके से हाथों में थाल लेकर के, दीपक लेकर के प्रधानमंत्री की वहीं से खड़े होकर के आरती करती हुई दिखाई देती थी, उन पर पुष्प वर्षा करती हुई दिखाई देती थी। तो इस देश का जैन जी किसके साथ है? ये चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य वो बाकायदा बता रहा है। ये हताश और निराश हो चुके हैं लोग। इनको लगता है कि चार्टर प्लेन में उड़कर ट्विटर पर, सोशल मीडिया मंचों पर 2-4 ट्वीट करके रोजाना ये जैन जी के साथ जुड़ जाएंगे और इनकी आईटी सेल के द्वारा, और जो अब ये तो खेल किसी से छुपा हुआ है नहीं अंजू जी, कि आपको किसी पोस्ट को वायरल कराना है, बूस्ट कराना है, तो उसके कुछ पैसे भरिए और उसको बूस्ट करवा लीजिए। बिल्कुल। उसमें कितनी लाइक आपको लेनी है वो भी बड़े आसानी से, क्योंकि इनकी पार्टी के पास कोष भी है, आईटी सेल भी है, सारे काम हैं, वो ये गोरख धंधे जानते हैं अच्छे तरीके से। तो ये सब खेल जो है वो कैसे होता है ये सब जानते हैं। अच्छा, आज की तारीख में वो तिलचट्टों का जो अकाउंट था, उसमें नए वो क्यों नहीं आ रहे अपडेट के भाई आज इतने लाख बढ़ गए, आज इतने लाख बढ़ गए? क्योंकि बाद में पता लगा जब उसकी तहकीकात की गई कि बहुत सारे तो पाकिस्तानी हैं उनके फॉलोवर, बहुत सारे कुवैत से है, कोई दुबई से है, कोई कहीं से है, खाड़ी के देशों से है, यहाँ से कितने हैं। अच्छा, बहुतों को ये भ्रम था कि ये भी कोई नई लहर आ गई होगी, तो इसलिए बहुत सारे तो शौक होता है ना लोगों को। वो एक कहावत है कि हमारे यहाँ तो एक क्यूरोसिटी होती है ना, जिज्ञासा होती है हर नई चीज के लिए। कोई अगर जहर भी हथेली पर रख दे के जरा इसको चाट के देखो कैसा लगता है, तो आदमी जहर भी एक बार को तो चाट के देख लेता है। तो ऐसे ही ये तिलचट्टों का मामला था। और जब से ये भंडाफोड़ हुआ है कि वो तो मनीष सिसोदिया के साथ काम कर चुका, उसके तो फोटोग्राफ आ चुके, वो तो उनकी मिनिस्ट्री में सलाहकार भी रह चुका, वो तो आम आदमी पार्टी के आईटी सेल में काम कर चुका 3 साल, तब से इनका गुब्बारा और फूट गया। तो ये एकदम हताश निराश हैं और किसी चमत्कार की उम्मीद लगा करके बैठ गए हैं। लेकिन भारत भारत है, ना तो नेपाल है, ना बांग्लादेश है, ना श्रीलंका है, ना ही ये पाकिस्तान है। भारत भारत की तरह एक मैच्योर देश की तरह ही बिहेव कर रहा है और यहाँ का नौजवान किसी तरह की तोड़फोड़ में, हिंसा में या समाज विरोधी कृत्यों में शामिल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये आज तक का इतिहास है। वो देश के हित को सर्वोच्च रखता है और जो दिन रात काम कर रही है सरकार और प्रधानमंत्री,
वो उनके साथ खड़ा होगा या इन लोगों के साथ खड़ा होगा जो अपने साथ भी नहीं खड़े। सर लेकिन जुबान ममता बनर्जी की, राहुल गांधी की, फिर केजरीवाल की एक जैसी है ना। नीट की परीक्षा के बाद वो जो लीक हुआ था पेपर, उसके बाद अब देखो एक के बाद एक 3 दिन तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल, यही कि जेनजी सड़कों पर उतरे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़े, आंदोलन से सबक सिखाए सरकार को, और उसके 2 दिन बाद ही ये कॉकरोच पार्टी, जो तिलचट्टा पार्टी, ये वजूद में आ जाती है। और फिर ये लोग सर, इनको लगता है कि चुनाव सोशल मीडिया पर लड़े जाते हैं। आप याद कीजिए सर, 2024 में जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने थे, उससे एक दिन पहले इन्हीं पूरे इंडी गठबंधन ने एक बैठक की थी जिसमें ये सब लोग थे। वहां राहुल गांधी ने कहा था हमारी 292 सीटें आने वाली हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर देखिए हम कितने पॉपुलर हैं, हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, ये राहुल गांधी ने कहा था। और सर अब जिस तरह से इस पार्टी को, ये जो बनी हुई थी, इसको जिस तरह से फॉलोअर्स मिल रहे थे, उससे इनको लग रहा था कि ये तो एक नया आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं सर। तो उससे कहीं ना कहीं शक पैदा होता है ना कि कैसे ये सब लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं सर सत्ता पाने के लिए, कि कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है, किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के कहने पर कितने जैन जी सड़कों पे उतरे हैं, या जंतर मंतर पर ही आ गए हों? कोई दरी वरी बिछवाई थी कि उन्होंने कहते यहाँ इकट्ठे हो जाओ सारे? तो ये फ्रॉड गर्दी करना कि आप आ गए, सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके डाल दिया, ये सारे के सारे सुई की एक ही नोक से निकले हुए दिखाई देते हैं। ये लोग एक्चुअल में क्या है कि एक वो कहावत है ना कि जो सोता हुआ आदमी है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो आंखें बंद करके दड़ मार करके पड़ा हुआ है, सोने का नाटक कर रहा है, उसको तो आप नहीं जगा सकते। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोग्रेस जर्नी है यहाँ तक की, और राज्य दर राज्य उनकी जो कामयाबियां हैं, उसका शोध भी करने को तैयार नहीं, उसकी समीक्षा भी करने को तैयार नहीं। उनके टूल क्या हैं, उनके तरीके क्या हैं, उससे भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। इनको लगता है कि केवल सोशल मीडिया पर आप बकैती करो और बस पब्लिक का एक जनमानस बन जाएगा, और वो रातों रात इनकी सत्ता को पलट देगी और हमारा वर्ण कर देगी, हमें घोड़ी पर चढ़ा देगी, हमारे सिर पर सेहरा बांध देगी। ऐसा होता नहीं है, आपको डिलीवर करके देना होता है। अरविंद केजरीवाल 2013 से और पिछले साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनको मौके कम नहीं मिले थे, 12-13 साल मिले थे। क्या किया दिल्ली के लिए? पेरिस बनाने की बात कर रहे थे ना। धूल भरे हुए रास्ते, कीचड़ सने हुए रास्ते, कीचड़ से, गंदगी से बज बजाते हुए नाले, भलसवा में, ओखला में और गाजीपुर में खड़े हुए कूड़े के पहाड़। कुछ किया क्या? कुछ करके नहीं दिया, सिवाय बकैती के, सिवाय स्पेशल सेशन एक दिन का बुला करके मोदी और शाह को गालियां बकने के। उन्होंने कुछ करके नहीं दिया। पंजाब में भी आप देख लीजिए, अभी 5 साल पूरे हो जाएंगे ना जनवरी 2027 में इनकी सरकार को बने हुए। कुछ किया पंजाब के लिए? कहीं कोई बदलाव? नशा मुक्ति का नारा दिया था, नशा मुक्त पंजाब किया क्या? बेरोजगारी खत्म करने की बात की थी, हुई क्या? महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया आर्थिक मदद देने की बात थी, अभी 5वां साल चल रहा है, अभी तक तो वो चीज लागू हुई नहीं है। तो आप अगर डिलीवर नहीं करेंगे, और उधर देखिए बंगाल में क्या हुआ है, सरकार बनी, पहली और दूसरी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हो गया अंजू जी कि 1 जून से बंगाल में महिलाओं को 3-3 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी मई 9 में मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है और 1 जून से 1 महीने से भी कम अवधि में महिलाओं को 3000 रुपया महीना मिलना शुरू हो जाएगा। ये होती है डिलीवरी, और इस तरीके से लोगों का विश्वास किसी पर जमता है और किसी से टूटता है।
तो बकैती करने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ज़मीन पर ये उतरते नहीं हैं, लोगों के साथ इनका कनेक्शन नहीं है। और बीजेपी किस तरह से पहले 2 सीटें लेकर आई बंगाल में, फिर 77 आई और अब सरकार बना ली। ये उनके ग्राफ से भी, उनकी रणनीति से भी कुछ समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के इर्द-गिर्द शिकंजा कस रहा है, उनके घर पर पुलिस पहुंच गई थी, उनकी 43 अवैध संपत्तियों पर सवाल उठ रहा है, किसी भी वक्त उनके घर पर बुलडोजर चल सकता है। क्या ममता बनर्जी ये सब देख रही हैं, इसीलिए इंडी गठबंधन की बैठक बुलाने में उतावलापन दिखा रही हैं, प्रेशर डाल रही, ताकि किस तरीके से अपने भतीजे के साम्राज्य को बचाया जा सके? ये भी लगता है आपको? नगर निगम कोलकाता ने उनको 7 दिन का नोटिस दिया था, उनके घर को लेकर के, उनके घर के अवैध निर्माण को लेकर के। कोलकाता में क्या है कि जो आप घर बनाते हैं तो आपको चारों तरफ जगह छोड़नी होती है। अभिषेक बनर्जी के घर का वो उसने कवर किया हुआ है, तो वो अवैध है, तो उस अवैध हिस्से को तो गिराएगा वो कोलकाता नगर निगम। और मजेदार बात क्या है कि कोलकाता नगर निगम टीएमसी उसमें बहुमत है, फिरहाद हकीम जो है इनके मेयर हैं, और वहाँ का जो प्रशासक है या आयुक्त जो भी है, उसने नोटिस भेजा है। तो उन्हीं का मेयर, उन्हीं की लोकल बॉडी में सरकार, नगर निगम में, और वो उन्हीं का बुलडोजर चलेगा अब अभिषेक बनर्जी के घर पर। अकेले अभिषेक बनर्जी का घर नहीं, बहुत सारे। और आपने 43 प्रॉपर्टीज का जिक्र किया, 43 में बहुत सारी वर्बली हैं, मतलब जैसे मुंह से किसी ने बताई, वो एक लिस्ट बन गई। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पास जो फाइल है वो तो नगर निगम ने दी है। उसमें एक कंपनी है जिसमें ये अभिषेक भी है, इनके 2-3 और सहयोगी भी हैं। उस कंपनी के नाम 24 प्रॉपर्टी हैं। तो उन 24 पर उन्होंने कहा है कि हम ये पता करेंगे कि इस कंपनी के नाम ये 24 प्रॉपर्टी कैसे चढ़ी हैं और कितने पैसे देकर के या बिना पैसे दिए, कहां से कैसे कैसे हुआ है, इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। अभिषेक बनर्जी पर ऑलरेडी अमित शाह को धमकाने वाला मामला तो बीएनएस और लोक प्रतिनिधित्व एक्ट में दर्ज ही है। इसके अलावा भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनको तो छोड़िए, उनकी बुआ ममता बनर्जी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 3 आईपीएस ऑफिसर ऑलरेडी नप चुके, वो निलंबित हो चुके। इनसे जुड़ा हुआ एक अफसर शांतनु सिन्हा गिरफ्तार हो चुका, बर्खास्त हो चुका। उसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो महल नुमा उसने घर हथियाए हुए थे, अब उनकी भी सीलबंदी और तमाम दूसरी कार्रवाइयां हो रही हैं। अब तो देखते जाइए, इन्होंने हर डिपार्टमेंट में लूट की है। इनसे जुड़े हुए हर नेता ने अपने घर ही नहीं भरे हैं, अगली 7 पुश्तों का इंतजाम किया है। और मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो पूरी तरीके से निडर होकर के तलवारें चला रहा है। अब देखिए उसकी जद में कौन कौन आता है और कब तक आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। आने वाले दिन जो है वो टीएमसी के नेताओं के लिए, अभिषेक बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी के लिए बेहद खतरनाक होने वाले हैं। और आप सही कह रहे हैं, वो नंगी तलवार लेकर घूम रहे शुभेंदु अधिकारी, पता नहीं कौन कौन उसकी जद में आता है और कितने और प्रोपेगेंडे, कितनी और भ्रष्टाचार के मामले इनके खुलते हैं। क्योंकि जितने भी विभाग है उनकी भी जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं कि वहां किस तरह का करप्शन हुआ है। तो जहां पर सर वो कहते हैं हर शाख पर उल्लू बैठा था, तो वहां क्या हाल होगा, हर जगह जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा था उसके बारे में तो बहुत सारे खुलासे अभी होने बाकी हैं। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।